12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 16 आप सबके सामने पेश है। इस भाग में हम इस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस पाठ से संबंधित जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी जी। उनका जन्म हुआ था सन 1915 में और निधन हुआ था 2003 में। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी जो शुरुआती शिक्षा होती है वो घर में ही हुई और उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन जो है वो स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत यानी उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी वो लेखन कार्य करते हैं। सृजनात्मकता जो उनकी देखने को मिलती है, हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में यानी अंग्रेजी लैंग्वेज में उन्होंने एमए किया हुआ है और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने उसमें पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। अब बात आती है देश विभाजन से पूर्व। पूर्व मतलब यानी कि जब हमारा देश जो है उसका विभाजन नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान और भारत जो बंटवारा हुआ उससे पहले की बात है कि देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद और ऑनरेरी अध्यापन का कार्य किया था। विभाजन के बाद अब जब विभाजन हो गया तो उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे। फिर अंबाला के कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृत में अध्यापन से जुड़े। कुछ समय के बाद वो स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक फिक्स्ड जॉब थी उनकी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी लगी, वो थी जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का उन्होंने अध्यापन किया। यानी वहाँ पर वो जो लिटरेचर की टीचिंग करते थे। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक के रूप में, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया था। रूस के प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही। यानी एक अनुवादक के रूप में उन्होंने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में काम किया और रूस की भाषा भी सीखी, रूसी भाषा, और उस पर 2 दर्जन पुस्तकों की जो कि रूसी भाषा में थी उनका अनुवाद उनकी जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियां का कुशल संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। अब उनकी मुख्य कृतियां क्या थी? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन जो कि एक कहानी संग्रह है, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास हैं, और माधवी हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, ये सब नाटक हैं। गुलेल का खेल, बाल उपयोगी कहानियाँ हैं आदि इनके जो हैं महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं मानी जाती हैं वो उनमें से एक है। तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया और उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शलाका सम्मान से भी सम्मानित किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। यानी जो उनकी रचना है उसमें ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग जो है उर्दू भाषा का होने की वजह से जो उनकी रचना है वो आत्मीयता प्रदान करती है, यानी रचना से पाठक को जोड़ने का काम करती है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती है। यानी पंजाब का पुट भी जो है उसमें देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। यानी कठिन कठिन और शब्दों का प्रयोग करते हुए, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को और अपनी रचना को कठिन बनाने की बजाय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को आसानी से समझने लायक उन्होंने अपनी रचना कौशल के माध्यम से दिखाया है। संवादों का यानी वार्तालाप जो होता है उनको संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है। अब जो यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो उनकी रचना जोड़ी गई है जिसका नाम है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। यानी आज के अतीत का एक अंश है। यानी यहाँ पर आपको गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा से संबंधित हमें पढ़ने को मिलेगा जो कि एक संस्मरण है।
इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। यानी यहाँ लेखक जो है अब अपने क्योंकि इसमें लेखक ने किशोरावस्था से यानी एक बहुत ही छोटी उम्र से लेकर अपनी प्रौढ़ावस्था तक बहुत लंबे समय तक के अपने जीवन काल का जो अनुभव है उनके जीवन काल का, उसको अपनी यादों के आधार पर उन्होंने उसको शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य यानी गांधी जी के समीप रहना उनका सेवाग्राम में, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी ये क्योंकि एक संस्मरण है, यानी लेखक ने अपने जीवन की कुछ यादों को, स्मृतियों को पेश किया है, जो कि बहुत कुछ लोगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यादें हैं, उनको उन्होंने यहाँ पर साझा किया है पाठकों से अपने लेखन के माध्यम से, जिनमें से एक है गांधी जी, नेहरू जी और यासेर अराफात जी। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये एक संस्मरण है तो लेखक ने अपने जीवन की कुछ स्मृतियों को साझा करने के साथ साथ और अपने व्यक्तित्व को उजागर करने के साथ साथ उनका जो देश प्रेम है वो कैसे, उनका देश प्रेम किस तरीके का है वो भी दिखाया है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता होती है उस मुद्दे को भी उन्होंने इस यहाँ पर पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है और उसे समझाने का अपनी रचना के माध्यम से प्रयास किया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें भीष्म साहनी द्वारा गांधी जी, नेहरू जी और यासेर अराफात के सानिध्य यानी उनके साथ बीते कुछ पलों को और यादों को उन्होंने पाठकों से जोड़ा है और उनके साथ जो उनके अनुभव रहे उसको, जो कि बहुत कुछ रोचक अनुभव थे, जो कि उन्हें लगा कि उन्हें एक रचना का रूप देना चाहिए और पाठकों से साझा करना चाहिए, वो अनुभव हमें इस पाठ में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि जो उनकी रचना शैली है भीष्म साहनी की वो कैसी है, कि वो छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को सरल और सहज रखते हुए अपनी भाषा में पंजाबी और उर्दू शब्दावली का प्रयोग करते हुए और पाठकों से उसको जोड़ने के लिए उसको संवाद शैली में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से वो अपने रचना का जो रचना कौशल है उसको प्रस्तुत करते हैं और अपने रचनाओं को और भी ज़्यादा संप्रेषणीय बनाने का प्रयास करते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ पर जो लेखक का जीवन परिचय है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। को वो यहाँ साझा करते हैं पाठकगण के साथ। तो पाठ को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उन दिनों मेरे भाई बलराज, यानी लेखक अपने भाई की बात कर रहे हैं, अपनी स्मृतियों के जरिए बातों को बताने की शुरुआत कर रहे हैं। यानी लेखक के भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, यानी गांधी जी के साथ सेवाग्राम में, जहां वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। नई तालीम जो कि उर्दू का शब्द है, तालीम यानी शिक्षा, तो जहां वे नई तालीम पत्रिका, जो उस वक्त पे एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था नई तालीम, उसके सह संपादक के रूप में, यानी सह संपादक के रूप में वो वहाँ पर काम कर रहे थे लेखक के भाई, जिनका नाम था बलराज। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था, यानी लेखक भी जो है वहाँ पर चले गए थे। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। अब जब लेखक जो हैं वो भी गांधी जी के सानिध्य में रहने के लिए जाते हैं तो बताते हैं कि रेलगाड़ी जो है वो वर्धा स्टेशन पर ही रुकती थी और वहाँ से 5 मील दूर सेवाग्राम था, जिसका फासला तय करने के लिए इक्के का यानी तांगे पर बैठकर जाना होता था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुँचा, यानी सेवाग्राम पहुँचते पहुँचते देर रात हो गई, रात ज़्यादा हो गई। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर घुप अंधेरा था। घुप अंधेरा मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होना। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी, यानी जिस तरीके से आजकल स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल जाती है, जिससे लोगों का आना जाना आसान हो जाता है, लेकिन उस वक्त पर सड़कों पर बिल्कुल एकदम अंधेरा हुआ करता था। तो लेखक उन्हीं अनुभवों को साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देर रात वो सेवाग्राम पहुँचे इक्के से तांगे से, और वो भी इतने घने अंधेरे में।
रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रायः 7 बजे घूमने निकलते हैं। अब लेखक पहुंच चुके हैं क्योंकि उनके भाई पहले से ही सेवाग्राम में थे गांधी जी के सानिध्य में। अब लेखक जो है उनके पास पहुंचे हैं तो अपने भाई से रात को बातें करते हैं, जिसमें उनके भाई बताते हैं कि गांधी जी सुबह के समय 7 बजे ही घूमने के लिए निकल लेते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वे जाएंगे, कोई भी उनके साथ जा सकता है, तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया। यानी उधर उनके भाई जो है उनको ये जानकारी देते हैं कि सुबह 7 बजे जो है गांधी जी सैर के लिए निकलते हैं और कोई भी उनके साथ चल सकता है, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, मनाही नहीं है। और इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वो गुजरते हैं यहाँ से। तो ये बात सुनकर वो थोड़े सकुचाए कि किस तरीके से गांधी जी के साथ वो भी जा पाएंगे। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूँ, तुम भी साथ चलो, मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ, भाई ने बोला। यानी बलराज जी ने बोला कि मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ, मैं क्या करने जाऊँगा। भाई ने करवट बदलते हुए कहा, फिर बोला अच्छा चलूँगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। दूसरे दिन तड़के ही मैं उठ गया। तड़के मतलब एकदम सुबह उठ जाना। और कौन, यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहे हैं। लेखक अपने भाई बलराज जी के पास आए हैं जो कि पहले से गांधी जी के साथ उनके सानिध्य में सेवाग्राम में रहते हैं। और यहाँ लेखक जो है अपने भाई के पास आए हैं और उनके भाई जो है लेखक को गांधी जी के क्रियाकलापों के विषय में जानकारी दे रहे हैं, जिसके तहत उन्हें ये पता चला कि वो सुबह 7 बजे सैर के लिए निकलते हैं। और लेखक जो है राजी होते हैं उस बात पर और सुबह तड़के उठ जाते हैं गांधी जी को सैर पर जाते हुए देखने के लिए। एन 7 बजे एकदम यानी 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। बेसुध मतलब बहुत ही गहरी नींद में अभी भी बलराज जो है, जिनसे उनको जानकारी मिली यानी लेखक के भाई, वो अभी भी बेसुध होकर सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे। मैं उतावला हो रहा था, आखिर मुझसे ना रह गया और मैं झिंझोड़ कर उसे जगाया। यानी लेखक देर रात तक पहुंचे थे तो दोनों भाइयों ने देर रात तक बातें की थी, जिस वजह से लेखक के बड़े भाई जो है बलराज, वो देर तक सोते रह गए और वो भी बेसुध होकर। लेकिन क्योंकि उनमें उतावलापन था लेखक में, क्योंकि उन्हें गांधी जी से मिलना था, तो इस उतावलेपन की वजह से वो जल्दी जाग गए और इस तरीके से वो नहीं सह पाए कि उनके भाई अभी भी सो रहे हैं। उन्होंने उनको झिंझोड़ कर जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेले कैसे जाता? जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफ़ी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते कुछ ही देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। यानी लेखक और उनके भाई गांधी जी तक पहुंच गए और अब लेखक के भाई जो हैं लेखक का परिचय गांधी जी से करवाते हैं। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, ये केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने 2-1 को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता और कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। यानी कुछ देर लेखक ये सोचते हैं कि उन्हें गांधी जी से बात करनी है, लेकिन क्या बात करें। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें ये समझ में आता है कि उन्हें कौन सी बात करनी चाहिए। आप बहुत साल पहले हमारे यहाँ रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुराकर बोले, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू हुआ तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं।
अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं, उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। यानी लेखक ने बताया कि किस तरीके से जब सुबह गांधी जी सैर के लिए निकलते हैं तो कैसे उनका मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे से परिचय होता है, और किस तरीके से लेखक जो है उन्हें रावलपिंडी की बात याद दिलाते हैं और गांधी जी को वो बातें याद आ जाती हैं, और इस तरीके से वो बातें लंबी छिड़ जाती हैं और आश्रम को तक वापस आते आते वो बातें उससे संबंधित होने लगती हैं। लेकिन बीच ही में लेखक ने ये महसूस किया कि जो गांधी जी का व्यक्तित्व था कैसा था, जैसे उनको पुस्तकों में चित्रों में देखा जाता था वैसे के वैसे हूबहू पहली नज़र में उन्होंने देखा तो उन्होंने यही जाना कि जैसा उन्होंने उनको चित्रों में देखा है वैसे ही वो दिखते हैं सामने भी। और साथ ही जब वो कुछ बातें करते हैं तो इतनी धीमी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपने आप से ही अपनी बातों को बता रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अपने विचारों का विनिमय कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर थे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। यानी लेखक बताते कि जब वो पहुंचे थे तो वो सेवाग्राम में कम से कम 3 सप्ताह तक रहे हैं, यानी 21 दिनों के आसपास तक। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता, यानी फिर अक्सर ही जब उन्हें ये पता चल गया है कि गांधी जी सुबह के वक्त इस समय पर सैर के लिए निकलते थे, तब से जब तक वो सेवाग्राम में रहे तब तक वो उस टोली के साथ ही सुबह के समय सैर के लिए निकल लिया करते थे। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता था, जहां अब भी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक और को पालथी मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती और बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती। यानी वो वहाँ कस्तूरबा गांधी जी को भी देखते हैं और वो बताते हैं कि उनको बैठा हुआ वहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मेरी माँ बैठी हो। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गांग की आवाज़ हमें दिन में अनेक बार, कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती रहती। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती, जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक और को बैठ जाता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला, जैसे कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। तो यहाँ पर पृथ्वी सिंह आज़ाद से उनका जब मिलना होता है और उनके संबंध में जब वो अपने संबंध में अपने जीवन से जुड़ी एक बात बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि हाथों में हथकड़ियाँ होने के बाद भी किस तरीके से रेलगाड़ी से छलांग लगाते हैं और फिर निकल भागने में सफल होकर एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं, जहाँ पर वो गुमनाम होकर अध्यापन कार्य करते हैं। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीरा बेन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे, कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए हुए थे। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश सा टहल रहा था। निरुद्देश सा यानी बिना किसी बात के या मतलब के मैं अब आश्रम के बाहर इधर उधर टहल रहा था, जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस और कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, यानी 15 या उसके आसपास की उम्र का एक लड़का था, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था। पड़ा हाथ पैर पटक रहा था और हांफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। 2-1 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए थे, उनमें से एक आश्रमवासी भी जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है? वैद्य को बुलाएं, बापू बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराए जा रहा था। बापू नहीं आ सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाया जा रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांघ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर उनकी नजर गई, उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर कै कर दो, कै मतलब उल्टी कर दो, चलो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा, कुछ देर चुपचाप लेटा रह,
कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे, फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत सी देकर मुड़ गए और हंसते हुए तू तो पागल है कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी शोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे, संभवतः वे दिक्क के मरीज थे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी शोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे, संभवतः वे दिक्क के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। वह गांधी जी का रोज का नियम था। यानी गांधी जी के व्यक्तित्व को बताते हुए साथ में उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष यहाँ पर उजागर हुआ है कि किस तरीके से सड़क पर पड़ा एक बच्चा भी जो 15 साल का था, वो गांधी जी को ही सिर्फ पुकार रहा था, जिसका विश्वास सिर्फ गांधी जी में ही था कि गांधी जी ही उन्हें ठीक कर पाएंगे। और जिस तरीके से गांधी जी आते हैं और बड़े ही आसानी से उस परेशान बच्चे को ठीक कर देते हैं वो, और किस तरीके से जिस कच्ची सड़क से वे रोजाना गुजरा करते थे, वहाँ पर एक कुटिया में एक रुग्ण व्यक्ति का इलाज अपनी देख रेख में करना, वो भी उनके व्यक्तित्व को के एक पहलू को उजागर करता है जो कि लेखक ने अपनी आंखों से देखा हुआ था और उसको वो साक्षात अनुभव था उनकी जीवन का, जो गांधी जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने महसूस किया था। ये भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे। अब यहाँ पर पंडित नेहरू जी के सानिध्य में रहकर जो उन्होंने अनुभव किए या पंडित नेहरू से संबंधित जो वाक़ये उनके जीवन में हुए और उनको कुछ अनुभव हुए, वो यहाँ पर पंडित नेहरू जी से संबंधित बताते हैं कि ये भी कुछ उसी वक्त की आसपास की ही बात थी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, यानी पंडित नेहरू जी कश्मीर आए थे, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत अच्छा स्वागत हुआ उनका शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर। शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभ यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। यानी उन अनुभवों का एक हिस्सा है जहाँ जो लेखक यहाँ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जब एक बार नेहरू जी कश्मीर आए हुए थे और किस तरीके से कश्मीर वासियों ने उनका एक भव्य स्वागत किया था, उसका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। इतना भव्य उत्साह के साथ उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह मेरे फुफेरे भाई का था। यानी लेखक बता रहे हैं कि जब कश्मीर आए नेहरू जी तो जिस बंगले में उनको ठहराया गया था वो लेखक के फुफेरे भाई थे, यानी कज़न थे। और भाई के आग्रह पर कि मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया। यानी क्योंकि वो लेखक के चचेरे भाई थे तो उन्होंने लेखक से आग्रह किया कि वो नेहरू जी की देखभाल में उनका हाथ बटाएं, और इसलिए नेहरू जी की देखभाल की बात आने पर लेखक जी तुरंत तैयार हो गए और वो उस बंगले में पहुंच गए। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता, उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने का मेरे लिए ये सुनहरा मौका था। और इस तरीके से लेखक जो है उनके साथ बैठकर उनको नज़दीक से महसूस करते, उनको अनुभव करते, उनकी वार्तालापों को सुनते और इस तरीके से उनके समीप रहकर उनको देखने का जो सुख पाना चाहते थे, वो सुनहरा मौका उसको आजमाना चाहते थे। उस रोज़ खाने की मेज़ पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग बैठे थे, जैसे कि शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस से छिड़ गई। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले, यानी थोड़ा गुस्सा होकर बोले कि मैं भी धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप रहीं। शीघ्र ही जवाहरलाल ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। जब धर्म की बात छिड़ी और जवाहरलाल नेहरू जी को थोड़ा उस बात पर गुस्सा आया, रामेश्वरी जी के बीच और जवाहरलाल जी के बीच जब उस धर्म से संबंधित बात होने लगी और उनको गुस्सा आया, तब उन्होंने भी बोला कि मुझे भी धर्म के बारे में बहुत जानकारी है और मेरे पास इससे संबंधित एक किस्सा भी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया, थोड़ा ठंडे पड़ गए। उसके बाद उन्होंने किस्सा सुनाना शुरू किया और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई।
कहानी इस तरह है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर यानी नट रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और ना ही उसे फटे हाल कोई गिरजे में अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में यह विचार आया कि मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने करतब दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। यानी एकदम से उस करतबबाज के दिमाग में ये बात आती है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास कौशल है मेरा, जो कि मैं अपने कौशल का प्रदर्शन करके माता मरियम को खुश कर सकता हूँ और वो मेरी तरफ से उनके लिए एक भेंट होगी। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतार कर पूरे उत्साह के साथ अपने करतब दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंग चालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ, यानी बहुत ही उसमें खोकर वो अपने कौशल को प्रदर्शित करता है माता मरियम के सामने अंधेरे में गिरजे में कि बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक करतब दिखाता है, यहाँ तक कि हाँफने भी लगता है। उसके हाँफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती है और वह ये समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, यानी गंदा कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपने सबसे चहेता करतब को बड़े तन्मयता से दिखा रहा था, यानी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिस करतब को वो करतबबाज दिखाता था या कर पाता था, अब वही वो उस वक्त कर रहा था जब पादरी ने उसकी हाफने की आवाज़ सुनकर गिरजे में प्रवेश कर जाता है। यह दृश्य देखते बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला यानी बहुत ही गुस्से में पादरी ने वह नट की ओर बढ़ता है, उसे लात जमा कर गिरजे के बाहर निकाल देता है। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा होता है तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली है। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची हैं और अपने आंचल से हाफते नट के माथे का पसीना पोंछते उसके सिर को सहलाने लगी हैं। ये कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दत्तचित्त होकर सुन रहे थे, यानी बहुत ही ध्यान लगाकर नेहरू जी के द्वारा ये कहानी जो सुनाई गई वो सभी सुन रहे थे। धर्म के विषय के अंतर्गत जब बात छिड़ी थी धर्म के विषय से संबंधित, तब धर्म को के विषय में अपनी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए नेहरू जी ने ये कहानी सुनाई और सब बहुत ही ध्यान से सुन भी रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नज़रसानी करने लगा। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज़ अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। अखबार मेरे हाथ में था। तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी, यानी अब जब लेखक ने ये देखा कि नेहरू जी आ रहे हैं और उनको अपने साथियों के साथ आज पहलगाम के लिए रवाना होना था, तभी लेखक के दिमाग में एक बचकाना सी हरकत सूझी और अखबार को हाथ में लिए हुए वो बचकाना सी हरकत उनके दिमाग में आती है तो वो आगे क्या करते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूँगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वे मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। यानी एक तरीका सूझा लेखक को जिसके बहाने वो नेहरू जी से एक छोटी वार्तालाप कर सकेंगे अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि उन्होंने नेहरू जी से एक छोटा ही सही पर वार्तालाप तो उनका हुआ। और उसके लिए उनके पास एक बचकाना हरकत थी, वो ये कि जब वे सीढ़ी से उतर रहे होंगे नेहरू जी, तभी अपने सामने अखबार को फैलाते हुए पढ़ते हुए नजर आएंगे लेखक, ताकि जब नेहरू जी को अखबार की ज़रूरत महसूस हो
तो नेहरू जी उनसे मांगेंगे और इसी बहाने एक छोटा सा वार्तालाप लेखक से नेहरू जी के साथ हो पाएगा। नेहरू जी आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और को खड़े रहे। वे शायद इस इंतजार में खड़ी रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता, मेरी तो टांगें लरजने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ ना उठे। फिर भी अखबार को थामे रहा। लेकिन उनकी सोच के विपरीत हुआ ऐसा कि लेखक अखबार को हाथ में लिए खड़े रहे और इस चीज़ का इंतज़ार करने लगे कि नेहरू जी उनसे ये अखबार मांगेंगे और फिर वे उनको देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था और लेखक इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर भी वो खड़े थे और डर रहे थे कि कहीं नेहरू जी को गुस्सा ना आ जाए। लेकिन फिर भी अखबार को थामे खड़े रहे। कुछ देर के बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। एक छोटा सा अनुभव था नेहरू जी के साथ लेखक का, जहां उन्होंने सोचा था कि नेहरू जी एक इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, जहां वो रौब के साथ ये बोलेंगे कि न्यूज़पेपर उन्हें दे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत रखते थे और करते थे। इसके तहत उन्होंने देखा कि सामने वाला व्यक्ति जब न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो क्यों ना जब वो पढ़ ले तभी मैं उनसे वो अखबार लूँ। और जब बहुत देर हो जाती है तो नेहरू जी उनसे बोलते हैं कि अगर आपने पढ़ लिया हो या देख लिया हो तो क्या एक नज़र मैं भी देख सकता हूँ। तो ये बात सुनते ही लेखक को बहुत ही अचंभा होता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ होते हुए भी इतना व्यक्ति के अंतर्गत जो एक मासूम, एक जो नर्म हृदय है वो दिखता है उनकी उनकी बोलचाल में भी और लोगों से संपर्क करने के तरीके में भी। तो ये एक छोटा सा अनुभव लेखक का नेहरू जी के साथ था। उन दिनों मैं अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। यानी लेखक उन दिनों की बात बता रहे हैं जब वो एक कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय थे, काम कर रहे थे अफ्रो एशियाई लेखक संघ में। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। यानी लेखक बताते हैं कि वहाँ उस सम्मेलन में इतने लोग जो हैं, इनका जो नाम बताया उन्होंने, उनके साथ इन लोगों का भी जो है आमंत्रण था, वो भी वहाँ गए थे। और क्योंकि कार्यकारी महामंत्री होने के नाते वो पहले से ही उस सम्मेलन के लिए वहाँ उस जगह पर पहुँच चुके थे अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले ही। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस, यानी जब उन दिनों की बात कर रहे हैं, लेखक संघ की एक पत्रिका थी जिसका नाम था लोटस, उसका संपादकीय यानी एडिटोरियल कार्यालय हुआ करता था। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक जो थे पहले, वो फैज़ अहमद फैज़ थे, जो कि चल बसे थे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीन अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। यानी ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार यानी सरकार जो है उसका निर्माण अभी उचित रूप से नहीं हुआ था, तो एक अस्थायी सरकार की थी वहाँ पर। उस समय फिलिस्तीन का मसला अभी हल नहीं हुआ था, वहाँ पर एक सरकारी मसला चल रहा था जिसके तहत सरकार का स्थायी सरकार नहीं थी, जिसके तहत ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में वो अस्थायी सरकार जो थी वो काम कर रही थी। यानी अभी जो वहाँ के हेड थे वो कौन थे? यासेर अराफात। लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए। यानी लोटस जो कि वहाँ के एक पत्रिका थी, उसके बारे में बता रहे हैं लेखक कि एक दिन प्रातः लोटस के जो तत्कालीन संपादक, इस वक्त के जो लोटस के संपादक थे, वो मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल ये कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ पहुँचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुँचने पर यासेर अराफात अपने 2 एक साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर ले गए।
संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोल करना बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 के आसपास अधिकारी तथा कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले भी मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए जहां चाय पान का प्रबंध था। यासेर अराफात हमारे साथ बैठ गए। यासेर अराफात यानी कि फिलिस्तीन की बात हो रही है कि किस तरीके से वहाँ पर अभी अस्थायी सरकार थी। अभी इस वक्त जो अस्थायी सरकार की देखरेख में जो भी कार्यरत थे वो यासेर अराफात थे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। यानी लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे बातों का सिलसिला किससे शुरू हुआ? यासेर अराफात से और लेखक से, जो कि एक तरफ बैठा दिए गए थे और उनके साथ यासेर अराफात भी थे। इनका वार्तालाप ज़्यादा लंबा तो नहीं हो सका क्योंकि फ़िलिस्तीन के प्रति जो साम्राज्यवादी शक्तियों ने अन्यायपूर्ण रवैया अपना रखा था उससे हमारे देश के नेताओं की भर्त्सना हुई थी, बुराई हुई थी, गलत रूप में ठहराया जा रहा था। तो फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। दो एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले। जब अराफात और लेखक के बीच में वार्तालाप शुरू हुआ और उन्होंने अपने देश के नेताओं के बारे में कुछ जिक्र प्रस्तुत किया तो अराफात जी बोलते हैं कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील छील कर खिला भी रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे, साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, अनथक यानी बिना थके अपनी हवाई यात्राओं की जानकारी, अपनी और इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में जो जानकारी और शहद की उपयोगिता के बारे में शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतियाने लगे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांघ गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसल खाना वहीं पर था। पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुसल खाने में से बाहर निकला तो यासेर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। यानी लेखक ये बताना चाहते हैं इन अनुभवों के माध्यम से कि इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कितने नर्म दिल के साथ साथ और इतना बड़ा दिल लिए हुए और अपने व्यक्तित्व में कितना झुकाव लिए हुए ये व्यक्तित्व थे। जो 3 व्यक्तित्व की चर्चा इन्होंने यहाँ पर की, गांधी जी, नेहरू जी और यासेर अराफात जी के बारे में, जो फिलिस्तीन के एक अस्थायी सरकार के अभी हेड थे, जो अस्थायी सरकार उनके अंदर उनके तहत चल रही थी। जो कि यासेर अराफात लेखक के लिए जब वो गुसल खाने से बाहर निकलते हैं तो तौलिया लेकर उनके लिए हाथ में खड़े रहते हैं। और किस तरीके से हमारे देश के नेताओं की जिक्र करते हुए लेखक ने, यासेर अराफात ने उनसे कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। तो आशा करती हूँ पाठ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।